अभी से करीब 6.5 करोड़ साल पहले दुनिया के सबसे विशालकाय जानवर डायनासोर का राज इस धरती पर एक तरफा था। लेकिन कहते हैं ना कि इस धरती पर कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसने युगों युगों तक राज किया हो या फिर अपना साम्राज्य फैलाया हो। उसी तरह डायनासोर का भी अंत आज से करीबन 6.5 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस पीरियड के अंतिम चरण में हो गया। हम सब जानते हैं कि ऐसा धरती पे आई एक महाप्रलय की वजह से हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं उस महाप्रलय में हुए मास एक्सटेंशन के ठीक बाद धरती पर क्या हुआ था? ऐसे में कौन कौन से जीव थे जो इस महाप्रलय में विलुप्त हो गए और वो कौन से जीव थे जिन्होंने इस महाप्रलय के भीषण समय का सामना किया और एक नए भविष्य की नींव रखी? पृथ्वी ने उस महाप्रलय को कैसे झेला और अपने आप को फिर से रिकवर कैसे किया? ये जानने के लिए हमें समय में पीछे जाकर महाप्रलय के उस दिन को करीब से अनुभव करना होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी से करीब 24 करोड़ साल पहले डायनासोर धरती पर अस्तित्व में आए। उस समय की धरती आज की तुलना में बहुत ही अलग थी। आज आप धरती पर जितने भी कॉन्टिनेंट्स देखते हो उस समय ये सभी कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे और उस समय में धरती पर एक ही बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट मौजूद था जिसे वैज्ञानिकों ने पेंजिया नाम दिया। इस समय को ट्रियासिक पीरियड बोला जाता है। इस समय काल में बहुत ही कम बारिश हुई थी, इसी वजह से धरती पर सूखा बनी रही। इस समय में धरती पर डायनासोर इवॉल्व होना शुरू हो गए। शुरुआती डायनासोर की साइज बहुत ही छोटा हुआ करता था, करीबन 2 मीटर तक था। समय गुजरता रहा, धरती पर बदलाव आते गए और डायनासोर का विकास होता रहा। अभी से करीब 20 करोड़ साल पहले ट्रियासिक पीरियड का अंत होता है। धरती अपने नए युग में प्रवेश करती है और अपने आप को बदलने लगती है। जो पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था वो अब अलग अलग भागों में टूटने लगता है। इसी वजह से पृथ्वी पे बड़े बड़े क्रैक्स बनने लगते हैं और जगह जगह पर ज्वालामुखी विस्फोट होने लगता है, जिस वजह से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसने पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा दिया। सल्फर डाइऑक्साइड और धूल और गैस के बादलों ने पृथ्वी को घेर लिया, जिसने सूर्य के प्रकाश को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पानी में मिल गए, जिससे समुद्र का पानी जहरीला हो गया। पृथ्वी में आए इन बदलावों ने पृथ्वी के क्लाइमेट को बदल के रख दिया। इस महाप्रलय ने पृथ्वी पर महाविनाश को जन्म दिया, जिससे पृथ्वी पर बहुत बड़ा मास एक्सटेंशन हुआ। इस मास एक्सटेंशन में पृथ्वी पर रहने वाली 95% प्रजातियों का अंत हो गया। इस घटना को ट्रियासिक जुरासिक एक्सटेंशन इवेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पृथ्वी पर नए एरा की शुरुआत हुई, जिसे जुरासिक पीरियड बोला जाता है। ट्रियासिक जुरासिक मास एक्सटेंशन में डायनासोर सर्वाइव कर गए और इस नए एरा जुरासिक पीरियड में डायनासोर धरती की डोमिनेंट प्रजाति बनकर उभरी। इस एरा में डायनासोर का इवोल्यूशन कुछ इस तरह से होता है कि कुछ डायनासोर की साइज इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी कि आज की बिल्डिंगों से भी ऊंचे निकल गए। इनकी रफ्तार इतनी हो गई थी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ पाए। इनका जबड़ा इतना भयानक बन गया था कि जिसे भी खाए उनकी हड्डियों को चकनाचूर कर दे। इसी एरा में उड़ने वाले डायनासोर भी उभर कर आए। चारों ओर डायनासोर फल फूल रहे थे। अभी तक पृथ्वी पर बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट 2 भागों में बंट चुका था, जिसे लोरेशिया और गोंडवाना लैंड बोला जाता है। अभी से करीब 14 करोड़ साल पहले जुरासिक पीरियड का अंत होता है और शुरुआत होती है एक नए एरा की, जिसे क्रिटेशियस पीरियड बोला जाता है। आप क्रिटेशियस पीरियड को डायनासोर का गोल्डन एरा बोल सकते हैं, क्योंकि इसी पीरियड में बहुत से नए डायनासोर इवॉल्व हुए। फेमस डायनासोर टी-रेक्स भी इसी एरा में इवॉल्व हुआ था। यह पीरियड डायनासोर के लिए सबसे ज्यादा चलने वाला पीरियड था। जो पृथ्वी पर 2 सुपर कॉन्टिनेंट्स थे, लूरेशिया और गोंडवाना लैंड, वो भी आपस में टूटने लगते हैं और हमारी पृथ्वी की रूपरेखा पूरी तरीके से बदलने लगती है, जो देखने में आज की पृथ्वी की तरह ही होती है। इस दौरान पृथ्वी पर अलग अलग तरह के वनस्पति पैदा होती है और डायनासोर का डोमिनेंस पीक पर होता है। धरती पर डायनासोर का राज करते हुए करीबन 17 करोड़ साल से भी ज्यादा का समय बीत जाता है। लेकिन डायनासोर की किस्मत बहुत ही पहले लिखी जा चुकी थी। पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एक बड़ी सी चट्टान भटक रही थी और ये चट्टान कोई एस्ट्रॉइड या उल्कापिंड नहीं थे, बल्कि डायनासोर का काल था। ये चट्टान पृथ्वी पर बीते हुए कल और आने वाले भविष्य की नींव रखने वाली थी। ये चट्टान एक युग परिवर्तन करने वाली थी। ये चट्टान किसी के लिए अभिश्राप तो किसी के लिए वरदान बनने वाली थी। ये चट्टान पृथ्वी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। धरती पर माहौल बिल्कुल खुशहाल था। डायनासोर के अलावा अन्य प्रजातियों के जानवर भी इस धरा पर सुखमय जीवन बिता रहे थे। हर जगह डायनासोर का शासन था। वो इतने थे जितने आज के समय में इंसान
लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी और उनका काल बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड जिसकी साइज करीबन 10 से 15 किलोमीटर थी, जो करीबन 30 सेकंड पर किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी के अंदर प्रवेश करता है, और जैसे ही वो एस्ट्रॉइड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, वैसे ही वायुमंडल में घर्षण की वजह से एक बड़ी सी आग का गोले का रूप ले लेता है। रात का समय होने के बावजूद भी इस आग के गोले ने मानो सूरज निकल आया हो ऐसी रोशनी चारों तरफ छा जाती है, और इस रोशनी की प्रकाश किरण इतनी तेज थी कि इस कारण डायनासोर भी ट्रांसपेरेंट नजर आने लगे थे। डायनासोर की आंखों में इतनी तेज शक्ति कहाँ थी कि वो इस तेज चमचमाती रोशनी के सामने देख पाए। डायनासोर को भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वहां पर क्या हो रहा है, लेकिन वो उस आने वाली कयामत को महसूस जरूर कर पा रहे थे। अचानक ही वो चट्टान बहुत ही तेज गति से पृथ्वी से टकराती है और पृथ्वी पर एक महाविस्फोट होता है। आपको बता दूं कि यह विस्फोट इतना भयंकर था कि आज इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे खतरनाक हथियार जार बोम्बा से भी 10 गुना ज्यादा। यह एस्ट्रॉइड समुद्र में जाकर गिरता तो शायद कयामत इतनी भयंकर नहीं होती, क्योंकि समुद्र का पानी एस्ट्रॉइड द्वारा लगाई गई फोर्स को कुछ हद तक एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। यह एस्ट्रॉइड मैक्सिको के तट के पास, जहाँ पर पानी की गहराई बहुत ही कम थी, वहां पर टकराता है और वहां पर मौजूद पानी तुरंत ही भाप में तब्दील हो जाता है। जैसे ही यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराता है तो उसकी गति इतनी तेज हो गई कि वो 1 सेकंड से भी कम समय में पृथ्वी के अंदर समा जाता है। उस टक्कर में हीट इतनी ज्यादा पैदा होती है कि उस जगह पे मौजूद मिट्टी और पत्थर तुरंत भाप में तब्दील हो जाते हैं और वो उछलकर आसमान की तरफ फैल जाते हैं। जहाँ पर यह एस्ट्रॉइड टकराया था उससे करीबन 800 किलोमीटर की रेडिएशन में तापमान 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और उस एरिया में मौजूद डायनासोर पल भर में भाप में बदल जाते हैं। इंपैक्ट से पैदा हुई शॉक वेव इतनी तेज थी कि डायनासोर की स्किन पूरी तरीके से जल जाती है। ब्लास्ट से पैदा हुई हीट से पेड़ पौधे तुरंत सूख जाते हैं और जंगलों में आग लग जाती है। इस इंपैक्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाले एरिया में जितने भी डायनासोर थे वो पल भर में खत्म हो जाते हैं, लेकिन अभी भी पूरी पृथ्वी पर बहुत से डायनासोर जिंदा बचे रह गए थे। इस एस्ट्रॉइड ने डायरेक्टली पृथ्वी के एक छोटे से एरिया में मौजूद डायनासोर को खत्म कर दिया था, लेकिन तबाही का असली मंजर तो अभी शुरू हुआ था। पृथ्वी के एक छोटे से एरिया में हुए इस ब्लास्ट ने पृथ्वी पर एक चेन रिएक्शन को शुरू कर दिया। एस्ट्रॉइड के टकराने की वजह से जो मलबा आसमान में गया था वो अब आग के गोले बनकर आसमान से हजारों किलोमीटर दूर उन जगहों पर बरस रहा था जहां पर इंपैक्ट की डायरेक्ट हीट नहीं पहुंच पाई थी, और इंपैक्ट से हजारों किलोमीटर दूर मौजूद डायनासोर पर वो मलबा कहर बनकर बरसा। आसमान से बरस रही आग के गोलों ने जमीन के साथ साथ आसमान में उड़ रहे डायनासोर को भी तबाह कर दिया, लेकिन असली कहर तो अभी आना बाकी था। ये तो बस शुरुआत थी। एस्ट्रॉइड की टक्कर इतनी भयंकर थी कि पूरी पृथ्वी कांप उठती है। जगह जगह पर 11 रेक्टर स्केल से भी ज्यादा के भूकंप आने लगते हैं। पृथ्वी की ग्रस्त में एक इलेक्ट्रिक वेव दौड़ रही थी, जिसका असर पूरी पृथ्वी के कोने कोने में हो रहा था। धरती डोल रही थी। आज तक इंसानों ने जितने भी भूकंप सहन किए, ये भूकंप उससे भी 60 गुना ज्यादा तेज थे। धरती कांप रही थी और तीव्र भूकंप आ रहे थे। इस वजह से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें बनना शुरू हो गई, जिन्होंने एक भयंकर सुनामी का रूप ले लिया, और तटवर्ती डायनासोर और अन्य प्रजातियां देखते ही देखते खत्म हो गई। लेकिन कयामत अभी नहीं रुकी थी। इंपैक्ट की वजह से बहुत ही तेज ब्लास्ट पल्स वेव पैदा हुई, जिसका असर हजारों किलोमीटर दूर दूर तक देखा जा सकता था। यह पल्स वेव इतनी शक्तिशाली थी कि इसकी चपेट में आने वाले हजारों डायनासोरों की मोटी चमड़ी तक निकली जा रही थी। 30-30 टन के डायनासोरों को भी यह पल्स वेव आसमान में उड़ा रही थी, मानो कि जैसे ये कोई कागज के खिलौने हो। इंपैक्ट को महज 5 मिनट से भी कम का समय हुआ था और पृथ्वी के एक हिस्से में मौजूद जीवन पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था। लेकिन पृथ्वी के दूसरे हिस्से में इस महाप्रलय की कोई बनक नहीं थी। पृथ्वी के दूसरे हिस्से में मौजूद डायनासोर रोजमर्रा की तरह अपने भूख को शांत करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे के साथ विचरण कर रहे थे। उन्हें इस चीज की बनक ही नहीं थी कि पृथ्वी के दूसरे कोने में महाप्रलय का आगाज हुआ है और एक शक्तिशाली दुश्मन उनकी ओर बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है। इंपैक्ट की वजह से आसमान में धूल के बादल छाने लगते हैं और देखते ही देखते वो धूल के बादल पूरी पृथ्वी को चारों ओर से घेर लेते हैं। आसमान में छाई धूल की एक मोटी परत ने पृथ्वी को ढक दिया और सूरज से आने वाली रोशनी को ब्लॉक कर दिया। अब पृथ्वी के दूसरे साइड में रहने वाले डायनासोर और अन्य प्रजातियों पर एस्ट्रॉइड का डायरेक्ट प्रभाव तो नहीं हुआ, लेकिन उस एस्ट्रॉइड ने पृथ्वी के क्लाइमेट को कुछ इस तरीके से बदल के रख दिया कि आने वाले कुछ महीनों में और कुछ सालों में पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में उसका प्रभाव देखने को मिला।
दरअसल धूल के उन बादलों ने पृथ्वी को कुछ इस कदर घेरा कि अगले 1 साल तक सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई, जिस वजह से वनस्पति और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से धीरे धीरे पेड़ पौधे और वनस्पति खत्म होने लगी। जब ऐसा होने लगा तो जो शाकाहारी डायनासोर थे और अन्य प्रजातियों के शाकाहारी जानवर, उनके लिए एक विकट समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि वो अपने जीवन के लिए इन्हीं वनस्पति और पेड़ पौधों पर निर्भर थे और पर्याप्त भोजन न मिलने से शाकाहारी डायनासोर और अन्य शाकाहारी जीव धीरे धीरे खत्म होते गए। जब ऐसा हुआ तो इनका प्रभाव मांसाहारी डायनासोर और अन्य प्रजातियों के जीवों पर भी पड़ा, क्योंकि फूड चेन पूरी तरीके से टूट चुकी थी। जो मांसाहारी डायनासोर शाकाहारी जीवों को खाकर जिंदा रहते थे, उनके लिए अब शिकार मिलना मुश्किल होता जा रहा था, जिस वजह से वो भी धीरे धीरे अपना दम तोड़ने लगे और देखते ही देखते डायनासोर पूरी तरीके से धरती से विलुप्त हो जाते हैं। इस महाप्रलय ने पृथ्वी के 95% से भी ज्यादा प्रजाति को विलुप्त कर दिया और डायनासोर के राज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस महाप्रलय को छोटे छोटे जानवर थे जिनका वजन 25 किलोग्राम से भी कम था, वो सहन कर जाते हैं, जिसका कारण यह था कि छोटे जानवरों को जिंदा रहने के लिए बहुत ही कम भोजन की आवश्यकता होती थी, तो वो सड़े हुए डायनासोर, फंगस और छोटे मोटे जीवों को खाकर अपने आप को इस आपदा से बचा लेते हैं। इस आपदा ने सिर्फ जमीनी जीवन को ही नहीं बल्कि समुद्री जीवन को भी तहस नहस कर दिया, क्योंकि समुद्र का पानी एसिडिक हो गया था और इस महाप्रलय ने क्रिटेशियस पीरियड को खत्म कर दिया और उसके बाद एक नए एरा की शुरुआत हुई, जिसे पैलियोजिन पीरियड बोला जाता है। इस एरा में पृथ्वी फिर से अपने आप को रिकवर करती है और कयामत के कुछ सालों बाद छोटी छोटी वनस्पतियां फिर से पैदा होती है, जो छोटे छोटे जानवरों की भूख को मिटा सकती थी। प्रकृति ने नव निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। विशालकाय डायनासोर के अंत के बाद अन्य प्रजातियों को इवॉल्व करने का मौका मिला और मैमल्स सबसे आगे उभर कर आए। लगभग 1 लाख साल लगे छोटी छोटी वनस्पतियों से बड़े बड़े पेड़ों तक पहुंचने में। धीरे धीरे प्रकृति में खाना बढ़ता जा रहा था, इसके साथ ही मैमल्स का आकार भी बढ़ता जा रहा था और एवोल्यूशन अपनी गति को पकड़ रहा था। एवोल्यूशन की इस दौड़ में हम इंसान भी दौड़ रहे थे और 6.5 करोड़ सालों का वक्त लगा हमें एवोल्यूशन की इस रेस को जीतने में और आज का इंसान बनने में, और जिसमें करीब 3 लाख साल पहले ही हम इंसान अस्तित्व में आए। वो महाप्रलय डायनासोर के लिए तो अभिशाप थी, लेकिन हम इंसानों के लिए वरदान साबित हुई, जिसमें हमें इवॉल्व करने का मौका मिला। अतीत में पृथ्वी ने चाहे कितने भी महाप्रलय क्यों न झेले हो, लेकिन हर बार पृथ्वी ने अपने आप को रिकवर किया है। लेकिन ये बात सच है कि हर महाप्रलय के बाद प्रकृति नए जीवों और प्रजातियों को इवॉल्व करने का मौका देती है और पुराने साम्राज्य को खत्म करती है। अब सवाल ये आता है कि अगली महाप्रलय में क्या होगा, तो जवाब हम जानते हैं कि हम इंसान खुद इस महाप्रलय को झेल पाएंगे या नहीं, लेकिन प्रकृति अपने आप को रिकवर जरूर कर लेगी। अब दूसरा सवाल ये आता है कि अगली महाप्रलय कब होगी, तो इसका जवाब है कि अगली महाप्रलय का आगाज हो चुका है। ये जरूरी नहीं कि हर बार महाप्रलय आसमान से आई किसी चट्टान के द्वारा ही हो। अगली महाप्रलय को हम इंसान बहुत पहले ही शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने अभी तक बहुत सारे जानवरों को बेघर किया है। अभी तक कई सारी प्रजातियां हमारी वजह से पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी है। हम इस महाप्रलय का शिकार कब बनेंगे, इसकी उल्टी गिनती हमने ही शुरू कर दी है। मैं बस इतना ही जानता हूँ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगली महाप्रलय से हम ज्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही और आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से सिटी या स्टेट से यह वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर पास में दिए गए बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको दिल से धन्यवाद।